अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो टास्क इन्वायरमेंट है इसको मज़ीद एलैबोरेट करते हैं और यहाँ हमारे सामने आ जाता है पोर्टर्स का कम्पेटिटिव फोर्सेस मॉडल या 5 फोर्सेस मॉडल। ये पोर्टर साहब जो थे, इन्होंने जो माइकल पोर्टर थे, इन्होंने बनाया था 5 फोर्सेस मॉडल। इनका कहना था कि जो आपके जो प्रॉफिट है या आपकी जो पोजीशन है, ये जो कम्पेटिटिव फोर्सेस हैं, ये 5 किस्म की कम्पेटिटिव फोर्सेस हैं जो इनको इम्पैक्ट करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं। ये यूजुअली जो ये एनालिसिस है ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी सक्सेस या आपकी जो पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, वो जाना जा सके कि आपकी कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो कस्टमर है वो आपको किसी चीज़ पे ऐसे तो नहीं कह रहा कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, अगर फ़र्ज़ करें पैम्पर्स का जो कस्टमर है वो कह रहा है कि पैम्पर्स नहीं मिल रहा तो कैन बेबी या मॉलफिक्स तो है ना, हम ये परचेज़ कर लेते हैं। आपका कस्टमर ऐसे तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो कहते हैं ये 5 वजह हैं, ये 5 चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, जो बताती हैं, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में जो इसको हमारी पोजीशन को, हमारी सक्सेस को, कंपटीशन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले कंपेटिटर राइवलरी, उसके बाद आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी आ जाता है, उसके बाद आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर आ जाता है थ्रेट ऑफ एंट्रांट्स एंड देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इज़ बेसिकली कि हाउ मैनी राइवल्स कंपेटिटर्स यू हैव, आपके कंपेटिटर्स कितने हैं और वो कौन है। यू हैव टू नो अबाउट योर कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन कौन है, आपका कंपेटिटर कौन है और वो कैसे आपके जो आपके प्रोडक्ट्स को जो आपका कस्टमर है, आपका प्रोडक्ट है, उसको रिप्लेस कर सकता है और वो उनको लेके जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाटा का जो कंपेटिटर है वो है सर्विस। अगर बाटा से आपको कंफर्टेबल शूज़ नहीं मिले तो आप सर्विस के शूज़ ले लेंगे। सो आपको जानना पड़ता है कि आपके कंपेटिटर कितने हैं मार्केट में और कौन हैं वो। अगर वो क्या कहते हैं, अगर तो आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो उनका एक ब्रांड नेम है, एक रिकग्नाइजेशन है, तो फिर क्या होगा, आपको उनको अब उनके मुकाबले में खड़े होने के लिए आपको हाई एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा ऑफ़र्स देनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स, ताकि आपका जो कस्टमर है वो रिटेन्ड रहे, आपके प्रोडक्ट के साथ लगा रहे। उसके बाद अगर तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कम हैं और आप उनसे डिफरेंट हैं तो आपके पास गुड स्ट्रेंथ है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसमें जो एक आपके जो प्रोडक्ट ऑफ योर द नेचर ऑफ़ योर प्रोडक्ट है, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, कंपेटिटिव इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, कंपेटिटिव राइवलरी के बाद आ जाते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। कि अगर तो आपके जो सप्लायर्स हैं वो लिमिटेड नंबर्स के हैं और या आपका जो रिसोर्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, स्कैर्स रिसोर्स है, और तो फिर क्या होगा, आपका जो सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है, मतलब कि उसको स्विच करने की जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है। क्यों क्या पता जो आपके जो सप्लायर है वो किसी और सिटी में हो, आपको अपना सप्लाई अपने तक लाने के लिए उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। तो इसमें क्या है, सप्लायर अपनी मर्ज़ी से अपनी बदमाशी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी कर सकता है। वो कर सकता है क्या कि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस लगा सकता है सप्लाई की, मटीरियल की। अगर तो जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा हैं और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, उसके लिए आप वो ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो इजीली अवेलेबल ना हो, तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है वो लो है, तो वो आपके साथ बदमाशी नहीं कर सकता। वो उसको प्राइस अच्छी लगानी पड़ेगी आपके साथ ताकि आप उसकी चीज़ लें, क्योंकि उसके पास कंपटीशन ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में कि जो आपके नंबर ऑफ़ बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग जो है वो लो है। आपके कंपेटिटर्स कम है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो है, आपका जो आपका कस्टमर है वो आपके साथ रिटेन्ड है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो सॉरी आपका जो कस्टमर है ना जो है वो रिटेन नहीं है, मतलब कि उसकी कॉस्ट जो है स्विचिंग लो है, मतलब कि उसके पास और ऑप्शंस हैं, वो जा सकता है।
तो जो प्रोडक्ट्स हैं आपका जो मिलता जुलता है आपके कंपेटिटर से, ऑपोजिट नहीं है, उसके मुख्तलिफ नहीं है उससे, तो आपकी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है वो हाई है। फॉर एग्जांपल जब पैम्पर्स था मार्केट में तो पाकिस्तान में कैन बेबी आया। जब कैन बेबी आया तो उसकी प्राइस कम थी, मार्केट उसकी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ बायर्स ज़्यादा थे, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो थी, एक अच्छी प्राइस में एक नया प्रोडक्ट आया और आपका प्रोडक्ट उससे मिलता जुलता था, तो आपका बायर आपके हाथ से चला गया था। ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर आपके जो नंबर ऑफ़ बायर्स हैं वो कम हैं, ठीक है, और उनकी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो नहीं है, हाई है, और आपका जो प्रोडक्ट है डिफ्रेंशिएट करता है आपके बाकी कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से, तो आपकी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो है वो लो होगी और आपके लिए थ्रेट नहीं बनेगा। उसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, इसमें फ़र्ज़ कर लें कि कोई बैरियर नहीं लगा हुआ। बैरियर क्या कौन कौन से हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एंट्री, इस कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए, इस कारोबार में आने के लिए जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, या उसके लिए ज़्यादा नो हाउ या कोई स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशल नॉलेज, कोई स्किल नहीं चाहिए, तो आप जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है वो हाई है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी इस जो आप जिस इंडस्ट्री में है उसमें आने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत रिजिड हैं, और आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने के लिए आपको एक अच्छी मशीनरी चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप वो लैक करते हैं, तो आपकी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है। अब हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। सबसे पहले बैरियर्स टू एंट्री, factors that might make it costly for potential competitors to enter an industry and compete with firms already in the industry। वही बात जो मैं अभी समझा चुकी हूँ कि ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंपेटिटर्स को मार्केट में एंट्री मारने के लिए, एंट्री लेने के लिए उनसे ज़्यादा पैसे लगें, उनके ज़्यादा जो फाइनेंस है उनके पैसा बहुत लग रहा हो एंट्री मारने के लिए, कॉस्टली हो उनके लिए, तो वो उस इंडस्ट्री में आने से रिलेक्टेंट करेंगे, न्यू एंट्रेंट्स घबरा जाएंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन जो है वो बल्क में है, वो बहुत ह्यूज है, मैसिव है, तो ऑब्वियसली जब आप बल्क में एक चीज़ बनाते हैं और आप जब इंडिविजुअली एक चीज़ बनाते हैं उसकी कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। द मोर यू प्रोड्यूस द मोर कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड। इसी तरह जो नया एंट्रेंट बंदा होगा उसको इतना सामान तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, इतनी प्रोडक्ट्स नहीं बनानी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि उसका इतना बायर ही नहीं है, अभी तो वो नया आया, अभी वो इस्टेब्लिश करेगा तो वो कुछ करेगा ना। तो अगर ऐसे है तो वो नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कम चीज़ बनाऊंगा और मेरे पैसे ज़्यादा लगेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइस हाई रखेगा। ये जो आजकल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो घरों से फेसबुक पे आप डिफरेंट पेजेस देखते होंगे, घरों में बच्चों के कपड़े बनाए जाते हैं और वो सेल किए जाते हैं, उनकी जो प्राइस होती है जो वो घर में बना रहे होते हैं वो सेम होती है या उससे भी बातों का ज़्यादा होती है जो ब्रांड्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो होलसेल में नहीं चीज़ कोई ले रहे होते, वो रिटेल में ले रहे होते हैं। वो रिटेल में चीज़ें कपड़ा परचेज़ करते हैं, फिर वो खुद बनाते हैं, खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बल्क में नहीं कर रहे होते, कुछ क्वांटिटी में कर रहे होते हैं, तो उनकी प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो हाई लग रही होती है। जब कॉस्ट हाई लगेगी तो वो प्राइस भी हाई लगाएंगे। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ करती है। ब्रांड लॉयल्टी, जो आपका कस्टमर है वो आपके ब्रांड के साथ बहुत सेटिस्फाइड है, आपका जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड है, वो आपके ब्रांड के साथ लॉयल है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़, अगर एक जो पैम्पर का यूज़र है वो पैम्पर ही यूज़ करता है, उसे इस ब्रांड पे ट्रस्ट है, लॉयल है टूवर्ड्स द ब्रांड, वो कभी भी कैन बेबी, मॉलफिक्स या और किसी XYZ एक कंपनी की तरफ डाइपर्स की नहीं जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या कहती है? बायर्स आर मोस्ट पावरफुल व्हेन दे आर फ्यू इन नंबर एंड परचेज लार्ज क्वांटिटीज़, कि जब वो सबसे ज़्यादा बायर का पावरफुल है कि जब वो थोड़े हैं और परचेज़ जो है लार्ज क्वांटिटीज़ की है। दे कैन चूज़ बिटवीन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट फर्म्स, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो
ऑफ़र जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ की अवेलेबल हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं जो उनको सेम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही हैं. दे कैन स्विच ईजीली बिटवीन द ऑफरिंग्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स. क्योंकि फ़र्ज़ करें जैसा डिटर्जेंट है, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, बोनस है, एक्सप्रेस है और बहुत सनलाइट है, ये है एक्स्ट्रा है. अब काम क्या है, इनकी जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं. अगर फ़र्ज़ करें जो एक्सप्रेस का पाउडर का यूज़र है, बोनस एक अच्छा ऑफ़र देता है प्लस 25% ऑफ द पैक दे रहा है, तो वो एक्सप्रेस नहीं लेगा, वो बोनस ले लेगा कि इस महीने चलो ये 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं ये परचेज़ कर लेता हूँ. तो क्या होगा, बायर की जो पावर है, जो बायर की जो डिमांड है वो हाई है. जब वो हाई होगी तो आपके हाथ से वो जा सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास और ऑप्शंस हैं, लार्ज नंबर में आपका जो बायर है वो अवेलेबल है और वो इजीली स्विच कर सकता है अगर उससे अच्छा ऑफ़र मिल रहा है. ऑन द कॉन्ट्रास्ट उसकी जो पावरफुल है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो लो होगी अगर दे आर प्लेंटीफुल एंड परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़. बायर तो ज़्यादा, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ है उनको कम मिल रही है. दे हैव लिटल चॉइस, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा नहीं हैं. दे कैन नॉट स्विच ईजिली बिटवीन द ऑफरिंग्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स. जो डिफरेंट फर्म्स हैं जो वो ऑफ़र कर रही हैं वो उनको ट्रैक नहीं कर पा रही. स्विचिंग कॉस्ट भी है. स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है कि आप जो चीज़ स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है कि अगर बायर को आपके जो प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो उस प्रोडक्ट को अटेन करने के लिए उसे टाइम भी चाहिए, उसकी एनर्जी भी लगे और उसका पैसा भी लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका प्रोडक्ट एक जगह नहीं उसे मिला और दूसरा प्रोडक्ट उसे मिल रहा है. आपका XYZ डिटर्जेंट पाउडर उसे नहीं मिल रहा तो ABC डिटर्जेंट पाउडर अवेलेबल है, तो वो उसको इजीली ले लेगा. तो स्विचिंग कॉस्ट जो है इसकी हाई है. ठीक है. स्विचिंग कॉस्ट लो का मतलब है कि जब XYZ डिटर्जेंट पाउडर उधर अवेलेबल नहीं है तो ABC अवेलेबल भी नहीं है. ABC को लेने के लिए उसे पर्टिकुलर एक जगह पे जाना पड़ेगा और क्या पता वो यहाँ वो एक मार्केट A से मार्केट B तक जाता है ABC डिटर्जेंट पाउडर लेने, तो उसे उधर XYZ मिल जाए, तो क्या पता वो XYZ ले ले. तो स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई है या लो है ये बड़ा मैटर करता है और इसमें आपका टाइम, एनर्जी और मनी लगता है. तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और आपका जो कंपेटिटर है वो क्या ऑफ़र कर रहा है और बायर क्यों स्विच करना चाहता है. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. अ फर्म हैज़ ग्रेटर पावर ऑफ सप्लायर्स व्हेन द फर्म परचेजेस इन लार्ज क्वांटिटीज़. फर्म को सप्लायर्स के ऊपर तब बेनिफिट होगा कि जब वो लार्ज क्वांटिटीज़ में चीज़ें, बल्क में चीज़ें परचेज़ करी है. इट कैन चूज़ बिटवीन मल्टीपल सप्लायर्स. उसके बाद सप्लायर्स ज़्यादा हैं और उससे चॉइस करनी है, ना कि सप्लायर को चॉइस करनी है विद द कंपनी. द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिटवीन सप्लायर इज़ लो. कॉस्ट को स्विच करने के लिए आपकी जो क्या कहते हैं कॉस्ट है वो लो है, स्विचिंग कॉस्ट लो है. द फर्म इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल सप्लायर फॉर इट्स इम्पॉर्टेंट इनपुट्स. जो आपको इंपॉर्टेंट सप्लाईज चाहिए उसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर तक बाउंड नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. देन द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अच्छा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? द गुड्स और सर्विसेज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज दैट कैन सेटिस्फाई सिमिलर कस्टमर नीड्स. जो आपकी कस्टमर की नीड है वो कि कोई और सब्स्टिट्यूट से पूरी हो जाए. क्लोजर सब्स्टिट्यूट है तो आपका जो कस्टमर है, अगर आपकी जो चीज़ है उसका क्लोजर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हाई है आप इसकी जो इंटेंसिटी है. अगर नहीं है तो लो है. ऐसा प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस कर सके इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन. और अगर ऐसा है तो आपकी जो है थ्रेट आपको है और ये हाई है और आपका जो कंज्यूमर है वो इजीली जा सकता है. अगर जो ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो इजीली रिप्लेसेबल हो तो आपकी पावर हाई है और उनकी लो है और वो इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता. द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव थ्रेट बिकॉज इट लिमिट्स द प्राइस एंड दैट कंपनीज इन वन स्टोर कैन चेंज. वो कह रहा है अगर आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो आप अपनी प्राइसेस नहीं चेंज कर सकते. अब देयर आर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स फर्म्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज प्राइस. अगर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स हैं तो फर्म्स के पास चॉइस होती है कि वो चेंज कर सके प्राइसेस को. फॉर एग्जांपल सोप का सब्स्टिट्यूट है हैंड वॉश, बॉडी वॉश. कार का सब्स्टिट्यूट है मोटर बाइक, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी. कोका कोला का सब्स्टिट्यूट है पेप्सी या कह सकते हैं स्प्राइट या मिरिंडा. सब्स्टिट्यूट होता है जो
अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ मिल जाए, आइसक्रीम का फ्रोज़न योगर्ट। The intensity of rivalry depends on how close the product is to a commodity, a product that is difficult to differentiate from those products produced by rivals. इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी का नेचर क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है जो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी क्लोज है टू द राइवल्स। कमोडिटी बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो इजीली आइडेंटिफाइएबल नहीं होती, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई कोला है उसमें कौन सी चीनी डल रही है ये हमारे लिए जानना इजी नहीं है। ये जो बेसिक जो रॉ मटेरियल्स हैं ये कौन से डल रहे हैं, कमोडिटी क्या है ये हमें नहीं पता। अ प्रोडक्ट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दोज प्रोड्यूस्ड बाय राइवल्स, ऐसा प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएट करना अपने प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट करें उसके प्रोडक्ट से इजी नहीं होता। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, इफ़ डिमांड इज़ ग्रोइंग द इंडस्ट्री विल अपेयर फेवरेबल। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे तो आपके लिए फेवरेबल है ये सिचुएशन। डिमांड ट्रेंड्स आर इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम लेवल्स। अगर इनकम लेवल्स अच्छी हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ऑब्वियसली डिमांड विल इंक्रीज, लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्चेंगे, अगर नहीं है तो वो नहीं खर्चेंगे। ओके, अभी तक के लिए हम इतना पढ़ते हैं आज के लिए।